जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी के सामने आज मैं लेके आया हूँ मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 18 तारीख का आपका मैथ का पेपर टेस्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। तो आज मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। एग्जाम में कितना पूछा जाता है? 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें से कम आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाए जिसमें से 50 में से 50 गो रखना रहता है, ठीक ना। जिसमें से आपको कम से कम 40 गो टच होगा। अपने मन से ऑब्जेक्टिव बताएंगे और पूरे होल चैप्टर यानी एक चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक, जो आपका लास्ट चैप्टर का नाम है क्या? प्रायिकता, ठीक ना। तो एक चैप्टर से लेके 15 चैप्टर के बीच में जो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कमजोर बच्चा जो है, साफ अभी तक पढ़ाई नहीं किया है और मैथ का कैसे वो क्वेश्चन टच करे, ठीक ना। तो वैसा हम आपके इस वीडियो में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को रंगने का तरीका बताएंगे और सही तरीका चुनने का, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HCF से किस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाता है ये देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन इस प्रकार देगा, आपको 2 गो अंक दे देगा, जैसे ये दे दिया 45, एगो दे देगा 60। बोलेगा कि इसमें HCF, इसका HCF कितना होगा? बोलेगा निम्न संख्याओं में HCF कौन होगा? 45 और 60। तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके आपको पता कर लेना है, ठीक ना। 45 का गुणनखंड करेंगे, ये 3 से होगा, 3 कम 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 कम 5। और ये 60 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5, फिर 5 कम 5। तो इसको करना क्या है आपको? 45 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1, और ये 60 का आभाज्य गुणनखंड होगा क्या? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। HCF चुनना है आपको। क्या करना है? HCF। तो जो दोनों में सेम आ जाए, 5 आया और यहाँ पर 3 आया, बस 3 गुने 5 और 1 भी आया आपका 1, तो 3 पचे 15, 15 का 15, 1 से 15 आएगा, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसको बनाकर हल कर सकते हैं। लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं, वहाँ पर इतना करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक ना। आपको जल्द सोचना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जल्दी से सोचना है। तो आप सोचिए 45 और 60 में, 45 और 60 में HCF का निकलेगा, तो सोचना है आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बनाकर 15 इसलिए होगा क्योंकि भाई 15 का पारा में जो है, 15 का पारा में 45 आता है, 15 का पारा में 60 आता है। ऐसा सेम पारा जो दोनों में है, जिसका गुणनखंड दोनों में शामिल हो। तो देख सकते हैं 15 या 45, 15 चौका 60, यहाँ पर 15 आपका HCF हो गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब मान के चलिए इसी क्वेश्चन को 45 और 60 में एलसीएम में पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो आप यहाँ पर बना चुके हैं, एलसीएम निकालने के तरीका जान जाएंगे। सबसे पहले 45 हो जाएगा, और एलसीएम के लिए क्या होता है, जिसका घेरा नहीं लगा इसमें उतार देते हैं गुणनखंड में, तो ये 3 हो जाएगा। और फिर 2 गुने 2, 2 गुने 2, और फिर गुना कर देते हैं, 15 या 45 और की 4, 45 में गुना 4 से करेंगे, 4 पचे 20 की 0, हाथ बचा 2 और 14 16 2 18, 180। इस प्रकार से HCF और LCM निकाल सकते हैं। लेकिन HCF के लिए सबसे सॉफ्ट तरीका आपसे, अगर ये 2 क्वेश्चन फिर हम दोबारा देते हैं, ठीक है। दूसरा मान के चलिए एक हो गया 5 और एक दे रहा है 17, ये दोनों में HCF कौन होगा? तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, देखना है एक दूसरे के पारा में कोई नहीं ना है। 5 के पारा में 17, 17 के पारा में 5 नहीं है, बस सीधा HCF। जब ऐसा क्वेश्चन है तो HCF 1 कर दिया, ठीक। अगर सेम ऐसा दे, अगर मान के चलो कि 12 और 24 दे रहा है, 12 और 24, इसका HCF निकाले, इसका HCF निकाले। तो इसमें खोजना सबसे छोटा कौन है, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो 24 है। इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 24। क्यों भाई? क्योंकि सेम है, 12 का पारा 12 और 12 दूना 24, दोनों पारा में सेम है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 और एलसीएम क्या हो जाएगा। अब मान के चलिए क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। यदि ए और बी 2 संख्या है तो इनका HCF, तो इनका HCF या LCM, बोर्ड एग्जाम में आपसे एक को पूछेगा, या तो HCF पूछेगा या तो LCM पूछेगा। तो हम खाली तरीका आपको बता देते हैं, जब ऐसा संख्या दिया हो, अंक नहीं दिया हो, A B दिया हो, A और B 2 संख्या है, तो इसका HCF क्या होगा? ये देखिए, ए का गुणनखंड करेंगे तो A गुने 1, अब B का गुणनखंड करेंगे तो क्या जगह B गुने 1, दोनों में 1 मिलेगा ना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, कहने का मतलब अलग अलग क्वेश्चन
जब अलग अलग वही है जो हम समझाए थे 5 और कितना का समझाए थे, 5 और 17 का समझाए थे ना, ये अलग है, ये इससे मैच नहीं होगा, ये इससे मैच नहीं, तो ऐसे स्थिति में एक होगा HCF क्या होगा, एक। यहाँ पर देख सकते हैं, ए का गुणनखंड में 1, बी के गुणनखंड में 1, तो HCF एक है। लेकिन एलसीएम, जब एलसीएम आपसे पूछे एलसीएम तो कुछ नहीं करना है, जब अलग अलग है ना तो दोनों में गुना कर देना है। जब इसका एलसीएम पूछे 17 5 कितना हो जाएगा 85, जब इसका एलसीएम पूछे तो ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा ए बी। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टच होने वाला है, तब जाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब पॉइंट आपको हम उठाते हैं सम संख्या, इस पर भी पूछता है सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आप बताइए, दो लगातार सम संख्या, दो लगातार क्रम से यानी लगातार बढ़ना है। यदि दो सम संख्या है तो दो के बाद आने वाली, जस्ट बाद आने वाला 4, इन्हें के बार 8 उठा लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का मसा अगर पूछे, मसा को HCF बोला जाता है, HCF निकालना है तो 2 के बाद 4, ठीक ना। तो इसका मसा HCF कितना हो जाएगा 2, याद रखेंगे हमेशा। इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करो, पता चलेगा 2 ही मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है 2 या HCF, मसा को ही HCF बोलते हैं 2। अगर एलसीएम पूछा तो अपना गुणनखंड करना है ना, एलसीएम के लिए। अब देखो, अब आपसे बोला कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF, विषम में आ गया, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो इसका HCF 1 होता है। याद रखेंगे, विषम में जाएंगे, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा 1, और दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, जैसे ये 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 और 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, तो ये सम संख्या का गुणनखंड किया तो HCF यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में 2 मिला। लेकिन यही जब विषम संख्या का बात करते हैं, लगातार विषम संख्या का बात करते हैं, जैसे 1 के बाद आने वाला विषम संख्या 3, इन्हें के बार में उठा लेंगे, ठीक ना। लगातार 1 के बाद लगातार ऐसे कंडीशन में जब सवाल आपसे पूछे तो विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। जैसे 1 के बाद 3, 1 का गुणनखंड करेंगे 1 और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बोलेगा, तो इसमें क्या मिला, ठीक है। तो विषम संख्या वैसा लगातार, जैसे मान के चलिए हम 9 के बाद आने वाला विषम संख्या 11, इसका गुणनखंड करेंगे, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 और 11 का गुणनखंड करेंगे 11 गुणे 1। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या मिला सर HCF। इसलिए विषम लगातार सम संख्याओं का HCF 1 होगा और सम लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होगा। याद रखेंगे, एक ये होता है दो लगातार भाज्य संख्याओं के HCF, भाज्य, दो लगातार अभाज्य कर देते हैं, यहाँ पर ज्यादा करके अभाज्य पूछता है। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बोला है, दो लगातार अभाज्य। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। वैसे हम क्या करते हैं अभाज्य संख्या, जैसे हम उठा लिए 2 एक अभाज्य संख्या, देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और कोई संख्या इसमें 2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम 13 उठा लेते हैं जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और कोई संख्या इसको नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या इसी को कटेगा। तो इन दोनों को अगर हम निकालते हैं HCF तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, लेकिन लगातार बोला ना, 2 के बाद हम 2 के बाद 3 उठाएंगे। जैसे हम 13 उठा लिए, 13 के बाद लगातार विषम ये अभाज्य संख्या आने वाला, 13 के बाद 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है 15 1 से भी डिवाइड होगा, 15 3 से भी डिवाइड होगा, 15 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से, तो ये नहीं होगा। ये तो भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या उठाएंगे तो हम 17 उठा लेते हैं जो कि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये बताइए इसका HCF हम निकालेंगे तो एक आएगा। जब ऐसे कंडीशन में सवाल पूछे कि दो लगातार अभाज्य संख्या का मसा 1, दो लगातार विषम संख्या का मसा 1, दो लगातार सम संख्या का मसा 2। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का होता है, यदि भाज्य A तथा भाजक B और भागफल Q और शेषफल हो तो सत्य है। निम्न में से कौन सत्य है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। निम्न में कौन सत्य है, यदि भाज्य भाजक भी और भागफल Q और शेषफल R हो तो निम्न में कौन सत्य है, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
तो आपको हम केवल तरीका बता देते हैं और 4 गो ऑप्शन में से जो मिल जाए उसी को टच कर देना, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं सेक्शन के बारे में। इस प्रकार जो हम लोग बनाते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य ए से सूचित करते हैं, इसको बी भाजक बोलते हैं, इसको बी भाजक, और इसको क्यू बोलते हैं भागफल, और बचता जो शेषफल बच जाता है इसको जो बच जाता है शेष, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का निम्न में प्रयोगिता कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है, तो अभी हम भाजक को क्या बोलते हैं, HCF निकालने का तत्व क्या होता है, एक शर्त होता है कि जो शेषफल का मान होता है वो हमेशा 0 से 12 और बराबर। ये जो शेषफल हम लोग कभी भी भाग विधि बनाते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि शेषफल माइनस में नहीं आता है, ठीक ना, यानी 0 से छोटा नहीं आता है। शेषफल जब भी आएगा तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। ये शर्त सही है। आप देख सकते हैं ये r का मान, ये शेषफल का मान, ये जो r का मान है 0 से बड़ा है और बराबर है। लेकिन b का मान क्या होता है, b का मान हमेशा ये r से बड़ा होता है, यानी r का मान b से हमेशा छोटा होता है, तो इधर छोटा कर देंगे, ठीक ना। तो ये ऑप्शन में आपको जहां भी लगे उसको टच कर देना। ये फेमस क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, ऐसा एक क्वेश्चन एगो टच होने के लिए जरूर मिलेगा। यदि भाज्य ए, भाजक बी और भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो तो निम्न में कौन शर्त है, HCF निकालने की तकनीक कौन है, तो आप बोल सकते हैं आर का मान 0 से 12 और बराबर, और फिर आर का मान यहाँ पर बी से छोटा, बराबर नहीं होगा। शेषफल कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, जब होगा तो छोटा होगा, और आर का मान 0 से 12 होता है या तो 0 भी आ सकता है। बस ये तरीका आप याद रखेंगे बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम जो पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा उसी का चर्चा करते हैं, ज़्यादा चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का बात करते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद बोलेगा निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद वही होता है जिसका घात एक हो, जिसकी शून्याङ्कों की संख्या 1 हो, ठीक ना, तो इसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन ax प्लस b, बस इसका घात 1 है, जिसका घात 1 हो, एक घाती बहुपद बोलो या रैखिक बहुपद बोलो, एक जरूर क्वेश्चन टच होगा, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो, जैसे इस प्रकार ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघाती बहुपद। जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में जानते हैं शून्य कितना होता है, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद में कितने शून्य होता है, अल्फा और बीटा। और 3 नंबर त्रिघात बहुपद। बस 3 गो से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक ना। एक इस प्रकार, एगो इस पर टच हो जाएगा, एगो इस पर टच होगा, एगो इस पर टच होगा। त्रिघात देखने से पता चला, त्रिघात जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। इस प्रकार आएगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये मानक रूप है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार दे सकता है x³ - 7, बोलेगा निम्न में कौन त्रिघात बहुपद है। ये एक ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में बी दे देगा x + 2, ऑप्शन सी में दे देगा x² + 4, ऑप्शन डी में दे देगा 2x² 2x⁴ प्लस 3x², ठीक ना। इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में कौन बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, ऑप्शन बी मानेंगे। अगर मान के चलो कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है, तो जिसका घात 2 है, ऑप्शन सी मानेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है, तो जिसका घात 3 हो, ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक। ऐसा वहाँ पर द्विघाती बहुपद में बहुत फेमस क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले आप बताएंगे द्विघाती बहुपद में 2 शून्याङ्क अल्फा और बीटा, तो शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल पूछता है। द्विघाती बहुपद में अल्फा और बीटा 2 शून्याङ्क है तो शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्कों का योग होता है, यहाँ पर देख लेंगे शून्याङ्कों का योग याद रखेंगे। शून्याङ्कों का योग का मतलब होता है जोड़। शून्याङ्कों का योग यानी द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों का योग, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्याङ्क, तो इसके बीच में योग कर देना, इसके बीच में जोड़ कर देना, यानी अल्फा प्लस बीटा। बस याद रखना है -b/a, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन टच होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a। एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल का मतलब गुना, तो शून्याङ्क कितना है, 2 है, दोनों के बीच में गुना कर देना है, अल्फा इंटू बीटा। इसको इंटू बोलते हैं, या इस प्रकार दे दो या इंटू दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/1। ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में एक टच होगा, ठीक ना, और इस प्रकार से तीनों टच हो गए यहाँ पर। बात समझ में ऐसा। अब हम बात करते हैं आपका
त्रिघात बहुपद का द्विघात बहुपद में इसमें भी तीन फॉर्मूला होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में दो फॉर्मूला, जैसे द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या दो, अल्फा और बीटा, तो शून्यंकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सी बात है। तो इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या तीन होता है। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कौन? तो अल्फा बीटा गामा तीन, अगर ऑप्शन में तीन मिले तो तीन, अगर अल्फा बीटा गामा मिले तो गामा, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन टच कर सकते हैं। और लेकिन इसमें भी तीन फार्मूला होता है। एक होता है शून्यंकों का योग किसमें? द्विघात में पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन जब त्रिघात में पूछेगा तो शून्यंकों के योग सब में जोड़ देना है, तीनों में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस प्रकार का फार्मूला जब पूछेगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए त्रिघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल हो गया। चलिए अब दो नंबर में किस प्रकार पूछेगा हिंदी में? त्रिघात बहुपद में दो दो शून्यंकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यंकों को यानी जोड़ा पे दोनों शून्यंकों का गुणनफल तब जोड़, दो शून्यंकों का गुणनफलों का योग कितना होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी को बोला जाता है दो शून्यंक का गुणनफल फिर जोड़, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दो शून्यंकों का योग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका फॉर्मूला सी बटा ए ही होता है, ठीक है, सी बटा ए। और एक अलग से ये तीसरा फॉर्मूला याद रखना आपको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पर हिंदी में बोलेगा त्रिघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद तीन को है ना, केवल गुना किया गया है, इसमें जोड़ घटा नहीं, इसीलिए बोला गया है त्रिघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला माइनस डी बटा ए। तो इस चीज को आप याद रखिए, सहायता करेगा। बोलिए अब इसी के जस्ट हम आपको बता देते द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये चौथा चैप्टर का है, ठीक ना। जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा का ऑब्जेक्टिव चर्चा होता है, उसी चैप्टर को हम आपके सामने समझाना चाहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा? एक होता है गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनखंड, जैसे इस प्रकार दे दिया 6x² माइनस 3x प्लस हो, इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि निम्न बहुपदों को क्या गुणनखंड विधि से शून्य निकाले। तो एक गुणनखंड विधि से होता है शून्य, और एक होता है मूल्य निकाले। मूल्य की प्राकृतिक भी होता है, ठीक ना। तो ये इसका शून्य का मूल्य होता है, क्या होता है? मूल्य। तो मूल्य के बारे में खास बात हम आपको बताने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा टच होगा। एक होता है मूल्य की प्रकृति बताए, मूल्य की प्रकृति बताए। तो सबसे पहले मूल्य की प्रकृति जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जानने से पहले द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र को याद रखेंगे। द्विघाती सूत्र इस बात को याद रखेंगे, या इसको विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक या विविधकर याद रखेंगे। केवल विवेचक या विविधकर को डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। या इसको द्विघाती सूत्र भी बोलो, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यही है आपका द्विघाती सूत्र, डी बराबर b² माइनस 4ac। जहाँ मूल्य निकालने के लिए बोले तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। डी का मान निकाल देंगे b² माइनस 4ac। इस प्रकार डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और जहाँ पर मूल्य निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर, जहाँ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। बस यही है आपका द्विघाती समीकरण। मूल्य की प्रकृति निकालने के लिए मूल्य की प्रकृति तो सिर्फ डी पर ही निकल जाएगा, लेकिन मूल्य ज्ञात करने के लिए बोले तो डी निकालना जरूरी है। डी निकाल के इस पर भरना जरूरी है, तब जाके आपका मूल्य निकलेगा। अब मूल्य की प्रकृति जानने की 3 कंडीशन, जब डी का मान क्या हो, डी का मान 0 से बड़ा हो। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो जिधर मुंह छोटा है वो छोटा हो जाता है, जिधर मुंह बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान देखना है तो डी के ओर मुंह बड़ा करेंगे ना, डी का मान 0 से बड़ा। और एक कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है डी का मान जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। और तीसरा कंडीशन ये होता है, तीसरा कंडीशन ये है कि डी का मान जो होता है 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला कंडीशन, इसी कंडीशन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच होता है। सुनेंगे अच्छा से ध्यान देंगे, ठीक ना। जब डी का मान 0 से
0 से 12 आ जाए, कहने का मतलब माइनस में नहीं होगा। अगर कोई भी मान डी का मान माइनस में आता है तो समझो कि 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 0 से 12 तभी होगा जब मान के चलो डी का मान 1 हो जाए, 1.2 कुछ भी है, डी का मान 15 आ जाए, डी का मान 2 आ जाए, तो यानी 0 से 12 उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि मूल्य का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, अर्थात असमान होगा। क्या लिखेंगे, मूल्य 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 वास्तविक, मूल्य वास्तविक, मूल्य वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टच होगा तो होगा, ठीक ना। जब डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन यानी डी का मान 0 से 12 हो तो मूल्य वास्तविक और असमान, असमान को ही बोला जाता है भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग आएगा। जब डी का मान 0 से 12 हो, मूल तो 2 को ज्ञात होगा इस प्रकार से, लेकिन अलग अलग होगा। अब ये देखो, डी बराबर 0 यानी डी के मान 0 के बराबर हो तो मूल्य वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। क्या होगा, समान। ये असमान है, अलग अलग, लेकिन ये समान बराबर होगा। x का मान 2 तो x का मान 2, 2 का मूल्य होगा लेकिन समान होगा, एकदम सेम टू सेम। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं मूल्य क्या होगा, मूल्य वास्तविक, मूल्य वास्तविक और मूल्य वास्तविक और समान, मूल्य वास्तविक और समान। समान की जगह पर बोल एग्जाम में बराबर भी दे सकता है, बोलेगा निम्न में से कौन मूल्य वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन में तीनों दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि निम्न में से कौन मूल्य वास्तविक, निम्न में से कौन मूल्य वास्तविक और बराबर है, तो ऑप्शन मान के चलिए आपका ये दे दिया, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, तो कौन सा टच करेंगे, निम्न में से कौन सा मूल्य वास्तविक और बराबर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डी का मान जब 0 होगा तभी ना मूल्य वास्तविक और बराबर होगा, चाहे समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये चौथा चैप्टर का ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार से पूछेगा। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। 5वां चैप्टर आपके लिए खास चैप्टर है, बहुत खास चैप्टर है। इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले तो इसमें हम प्रथम पद जानते हैं। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम पद को काची से सूचित करते हैं, ए से। और सर्वांतर को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अभी इसके पहले हम पढ़ाए थे आपको विवेचक, विवेकर, ठीक ना, तो उसको कैपिटल डी से विवेचक, अभी आपको बता थे ना इसके पहले, विवेचक या विवेकर कैपिटल डी से सूचित करते हैं। लेकिन यही जब समांतर आपसे पूछेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में समांतर तो स्मॉल डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मान के चलिए ये देखिए 2, 4, 6, 8 बोलेगा कि निम्न में 2, 4, 6, 8 इसमें से सर्वांतर और प्रथम पद चुने। तो प्रथम पद जो सबसे पहले है इसी को बोलते हैं A1 बोले, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो A1 बोलो या A बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्रथम पद आपका निकल गया, प्रथम पद आपका हो जाएगा, प्रथम पद को ऐसे जानते हैं, A का मान हो जाएगा 2। और सर्वांतर बोलेगा ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए, सर्वांतर। तो सर्वांतर देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, सर्वांतर को तो से सूचित करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला आता है अगला पद में से पिछला पद। सर्वांतर निकालने के लिए प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A। तो देख सकते हैं A2 का मान 4 में से पहला पद को घटा, यानी प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाते देखते हैं, तो D का मान यह हो जाएगा आपका A1 का मान 3। तो 4 में से 2 घटेगा 2, यानी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कोई भी देगा ऐसा, यानी चेंज कर सकता है। तो आपको निकालने की तरीका, प्रथम पद ए हो गया, और सर्वांतर निकालने के लिए कोई भी अंक को प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटा लेना। इस फॉर्मूला के याद रखो, D बराबर A2 माइनस A1। इस प्रकार से आप बना सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व होगा इस प्रकार, ठीक है। और ज़्यादा विशेष करके हम आपको फार्मूला इसका बताते हैं। फार्मूला प्रथम पद, चलिए प्रथम पद तो आप जानिएगा, प्रथम पद को ऐसे सर्वांतर पद को डी से, n पदों की संख्या, nवां पद। अगर आपसे कोई पूछे nवां पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं, ठीक है।
एन nवां पद को Tn से, n पदों का योग, n पदों का योग, अगर कोई n पदों का योग दिया है तो इसको एसन से सूचित करते हैं। ठीक, एक होता है n पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या पूछ रहा है कोई, पदों की संख्या कोई पूछ रहा है तो समझिए कि आपसे n पूछ रहा है। ठीक, इस प्रकार तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता चलेगा, लेकिन इंडियन और एक होता है अंतिम पद को बताइए क्या चीज से सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल से। ठीक है, जहाँ में इसका फॉर्मूला, जहाँ में Tn या एल का फॉर्मूला होता है, Tn या एल का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, हिंदी में पूछ सकता है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। nवां पद को ही Tn से सूचित करते हैं या अंतिम पद को l से। तो Tn या l का फॉर्मूला सेम होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूछा है n पदों का योग एसन से सूचित करता है, लेकिन एसन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ये हो गया एसन का, लेकिन एसन का एक और फार्मूला होता है। एसन का फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। ये कब होगा, जब संख्या में अंतिम पद बोला जाए, यानी एल का मान पता हो तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में टच हो जाए तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव आपको बन जाना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव होगा, अब बना सकते हो। आपके सामने बात करते हैं सातवां चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि इस चैप्टर से जो है बहुत खास सब्जेक्टिव है, आपके लिए बहुत फेमस सब्जेक्ट है, आपको बहुत सहायता करेगा। ठीक ना, जानिए निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले इसका हम आपको ग्राफ बनाकर समझाते हैं। एक ग्राफ होता है निर्देशांक ज्यामिति में, हमको ऑब्जेक्टिव समझाना है। ठीक ना, तो इस पर बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। और ये एक्स डैश हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग वाई डैश, और इसको बोलते हैं वाई ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार पूछेगा, प्रथम चतुर्थांश का नियामक क्या होगा, या प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश का नियामक, प्रथम चतुर्थांश का नियामक याद रखिएगा, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसमें नियामक जो होता है प्लस होता है। अब क्यों प्लस होता है, आपके मन में कंफ्यूज? तो आप देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष जो है सब प्लस में गया है, इसको प्लस बोलते हैं, नहीं भी दिया जाए तो प्लस समझ जाना। ठीक है, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश से मान के चलिए यहाँ पर एक बालक, यहाँ पर एक आदमी को रखा है। ठीक, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में ये व्यक्ति जो है प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह बोलेगा कि कौन कौन होगा। तो ये व्यक्ति सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है। तो ये व्यक्ति जो है एक्स अक्ष का जो घटक है पहले वहाँ जाए, तो देख रहा है कि प्लस है, इसीलिए प्लस। अब फिर वाई अक्ष से घिरा हुआ है, इसको तो पार करेगा नहीं, तो फिर इधर वाई अक्ष पर आता है, तो देख रहा है कि प्लस, इसीलिए प्रथम चतुर्थांश प्लस। प्रथम चतुर्थांश प्लस याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा प्रथम चतुर्थांश प्लस। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक आप ही बताइए। द्वितीय चतुर्थांश का नियामक क्या होगा। द्वितीय चतुर्थांश, इस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं। समझना है, आपको समझना है, बोला नहीं। द्वितीय और बोर्ड एग्जाम में खास करके बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम उसी कंफ्यूज को दूर करेंगे। देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक ना, द्वितीय चतुर्थांश है। अब पूछा है कि द्वितीय चतुर्थांश का नियामक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर गए हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बिंदु x उठता है। क्या उठता है, x, उसके बाद y। पहले बिंदु x आता है तब y आता है। तो ये लड़का जब इस क्वेश्चन में गया द्वितीय चतुर्थांश, इस चतुर्थांश में गया द्वितीय चतुर्थांश, तो सबसे पहले x अक्ष तक जाएगा ना। सबसे पहले x उसको जाना ही, सबसे पहले x अक्ष तक खोजो। इसमें x अक्ष कौन है, ये x दिखाई दे रहा है, माइनस है ना। तो सबसे पहले x तक गया तो माइनस आएगा, ये नहीं प्लस। कंफ्यूज हो सकता है कि पहले प्लस के पहले x, तो पहले x वाला चिन्ह, तो ये बालक जब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो पहले x अक्ष तक जाएगा तो माइनस उठाएगा।
उसके बाद फिर इसी ग्राउंड में देखेगा फिर कौन सा अक्ष बन रहा है, वाई वाला अक्ष। तो वाई वाला अक्ष काछी में है, वाई वाला अक्ष प्लस में, ये देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस। तो द्वितीय चतुर्थांश आपका निकल जाएगा माइनस प्लस, याद रखेंगे इस चीज को हमेशा, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस। अब हम बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश का, इसका। अब इस बालक को, उस बालक को हम यहाँ पर लाते, ठीक। इसमें आया तो सबसे पहले x का चतुर्थांश देखेगा, ये y का चतुर्थांश, ये x का चतुर्थांश। तो उसको हर हाल में सबसे पहले x का चतुर्थांश देखना ही है। x अक्ष तक मान के चलो यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले माइनस उठाएगा, माइनस उठाएगा। उसके बाद y अक्ष तक जाएगा तो y का चतुर्थांश को देखेगा कि ये भी माइनस में है। तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस, तीसरा चतुर्थांश। और देखिए तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश का नियामक बताइए, माइनस माइनस। ये दो चतुर्थांश बच्चा लोग नहीं बोलता है, स्टूडेंट लोग दो चतुर्थांश नहीं बोलता है। यहाँ प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस नहीं बोलता, और तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस नहीं बोलता, क्योंकि इजी है। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस। लेकिन ये दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो जिस प्रकार हम आपको ये डायग्राम से बता रहे हैं ना, कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। आप पेपर में देखेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से याद कर सकते हैं इसको। चलिए इस बालक को हम इसमें धर देते हैं। तो आपको सबसे पहले बिंदु पता करना है, पहले x आता है तब y आता है। तो ये लड़का जो है पहले x अक्ष तक जाएगा। x अक्ष कौन है, आइए देखो यहाँ पर x अक्ष है ना, ये पता करना है आपको। x अक्ष चाहिए, ये y अक्ष है। तो ये पहले x अक्ष तक जाएगा, x अक्ष तक जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेगा, प्लस प्लस। क्या देखेगा, प्लस प्लस प्लस। अब जब यही वाला फिर y अक्ष तक आएगा तो देख रहे हैं कि माइनस में, तो प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब कि चतुर्थ चतुर्थांश आपका प्लस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, प्लस माइनस। ये चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक क्या होगा, प्लस माइनस। इतना समझाने के बाद भी आप कंफ्यूजन पड़ सकते हैं। किस प्रकार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर एग्जामिनर जो चेंज कर सकता है, बोलेगा कि बिंदु, क्वेश्चन इस प्रकार देगा, बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, आप बताएं। बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये 2,3 से आपको मतलब नहीं है, इसके आगे वाला चिन्ह देखिए, 2 के आगे देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ पर देखो 2 था ना, 2 के आगे प्लस छिपा हुआ है और ये 3 के आगे माइनस है। तो प्लस माइनस अब पता कर लो कौन सा चतुर्थांश है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या बोलेंगे, प्लस माइनस। इसी प्रकार क्वेश्चन बोल चेंज कर दे कि -6,8 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये 6-8 से आपको मतलब नहीं है, इसके आगे वाला चिन्ह देखो, 6 के आगे देखो माइनस, 8 के आगे देखो प्लस। अब पता करो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश है, माइनस प्लस ना है, माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश, माइनस प्लस इसमें समझाए थे ना, माइनस और प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हो। अगर 2,3 किस कौन सा चतुर्थांश का, प्लस 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 आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार देते -1,-2 किस चतुर्थांश में, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। अब बेसिकली हम बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0,0 होता है, याद रखेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब आप पूछेंगे कि 0,0 क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये x का अक्ष है और ये y का अक्ष है। तो जहाँ पर बिंदु कट रहा है वहाँ पर सबसे पहले तो 0 होता है। तो x अक्ष जब पता करेंगे तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष यही जब कट रहा है तो y का मान भी हो जाएगा 0। इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग बोलते हैं 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच होगा जरूर। मूल बिंदु का नियामक है या मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अगर एक क्वेश्चन आपको देगा कि बिंदु 2,3 मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु, ये देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, बिंदु 2,3 मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये 2,3 जो आप देख रहे हैं ना, आपको तरीका बता रहे हैं, दूरी सूत्र निकालने का तरीका होता है।
x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि बीच की दूरी सूत्र ये खास दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दूरी सूत्र अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 मूल बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, तो मूल बिंदु कहने का मतलब था एगो तो बिंदु आपको दे ही दिया 2,3 और एगो मूल बिंदु बोल रहा है तो 0,0, इन दोनों के बीच की दूरी का एक शर्त होता है। इसी फार्मूला से हम लोग बनाते हैं x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो उतना बनाने का समय नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। 2 का वर्ग कीजिए, यहाँ पर 2 जीरो जोड़ेंगे 2 का वर्ग कीजिए 4 और फिर 3 जोड़ो 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 3 का वर्ग कीजिए 3 का वर्ग कीजिए 9, दोनों को जोड़िए 9 4 13। तो ये रूट है ना जी, रूट में आएगा आपका रूट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे बिंदु 2,3 मूल बिंदु के बीच की दूरी, ऐसा हम बार बार देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, तो रूट 13 जहां भी हो मार देना रूट 13। कब? जब 2,3 दिया हो मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछे तब रूट 13। चलिए अब इसके अलग हम बेसिक यहाँ पर बात करते हैं। अगर x अक्ष का समीकरण आपसे पूछ रहा है, x अक्ष का समीकरण पूछेगा ही पूछेगा ऐसा सवाल, x अक्ष का समीकरण, तो आप बताएंगे x अक्ष का समीकरण बराबर होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण पूछे, समीकरण की दूरी पूछे, x अक्ष का समीकरण की दूरी, तो आपको y बराबर 0 बताना है। अगर आपसे पूछे कि y अक्ष का समीकरण, y अक्ष के समीकरण की दूरी क्या होगा, तो x बराबर 0, x बराबर क्या बताएंगे 0। चलिए ये हो गया। एक पूछता है कि इस भुज और कोटि अवश्य कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भुज और कोटि। एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि। याद रखेंगे इसको, दूसरा नाम ऊर्ध्वाधर भी होता है, ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ठीक ना, और इसको कोटि भी बोलते हैं, और इसको क्षैतिज भी बोलते हैं, क्षैतिज। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक्स अक्ष को बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को आप क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बताएं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो आपसे पूछे वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो आप क्या मानेंगे कोटि, कोटि। इतना बताने के बाद भी फिर भी आप सस्पिशन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से चेंज करेगा, बोलेगा कि 6,8 में भुज का मान कौन है, भुज का मान, तो आप बोलेंगे यहाँ तो गड़बड़ा सकते हैं, सस्पिशन में हो सकते हैं, 6,8 में भुज का मान, तो आप बताइए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो बिंदु आपको पहले याद होना चाहिए। बिंदु सबसे पहले क्या उठाते हैं हम लोग, बिंदु सबसे पहले एक्स आता है तब वाई आता है, तो एक्स अक्ष को ना भुज कहते हैं, तो एक्स अक्ष यानी एक्स के जगह पर 6 है, तो इसमें भुज का मान पूछ रहा है, तो भुज का मान क्या हो जाएगा 6, भुज का मान 6। अगर पूछता है कि 6,8 में कोटि का मान, कोटि का मान पूछता है, तो आप सबसे पहले देख रहे हैं बिंदु एक्स वाई, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं ना, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि, तो वाई के जगह पर 8 है, तो कोटि का मान क्या हो जाता है 8। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। हम बात करते हैं निर्देशांक 7वां चैप्टर में जो फार्मूला होता है, इस चैप्टर से फार्मूला भी एगो दोगो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले बीच की दूरी तो हम आपको बताइए दिए थे, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बिंदु इस प्रकार से देगा, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले, यानी ए बी बोले या ना बोले, लेकिन 2 निर्देशांक जरूर देगा, बोलेगा कि मिलाने वाला, मिलाने वाली, मिलाने वाली माध्य बिंदु का नियामक, माध्य बिंदु का नियामक। तो ये माध्य बिंदु का नियामक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ज़्यादा शर्त आपको याद रखना है, बस ये केवल माध्य बिंदु का फॉर्मूला है, माध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब एक अलग सा पूछता है, यदि m अनुपात n में विभाजित, m अनुपात n में विभाजित हो तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र
तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर mx1 प्लस mx2 mx1 प्लस mx2 बट्टा m प्लस n, ये होता है my1 प्लस ny बट्टा m प्लस n। तो इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। ठीक, अब 3 नंबर में यदि आपको ABC त्रिभुज ABC दिया हो, और ABC में बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका याद रखेंगे 23, 31, 12। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये फार्मूला आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू, यानी शर्त है, इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक है 23, 31, 12। इस फार्मूला को इस प्रकार समझा सकते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 है ना जी, तो यह हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, ये देखें y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है आपका फॉर्मूला। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में जब इस प्रकार त्रिभुज नियामक दिया हो, अब बोलेगा कि एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले, तो फॉर्मूला देख सकते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3। अगर इसी का निर्देशांक अगर बोल रहा है कि संरेख है, जब संरेख है तो बराबर में 0, तो संरेख वाला फॉर्मूला पूछेगा। अब ऑप्शन में आपको इस प्रकार मिलेगा, बराबर में जहाँ पर 0 मिलेगा वहाँ पर समझ जाइएगा कि एरिया त्रिभुज ABC का संरेख बोल रहा है क्षेत्रफल, तो बराबर में 0, इन ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। हम आपको बात करते हैं 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री। 8वां चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है, उतना फार्मूला का हम विश्लेषण नहीं करेंगे, उसी फार्मूला का विश्लेषण करेंगे जितना कि आपका ऑब्जेक्टिव टच हो सकता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला का हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार का एक टच हो जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, एक ये होता है, एक और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों याद रखेंगे, तीनों में से एगो टच होगा, बहुत ज़्यादा इस प्रकार का फॉर्मूला तोड़ को हम लोग निकालते हैं, लेकिन याद रखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना। चलिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हो गया। एक टाइप ये है, दूसरा जो होता है ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में किस प्रकार का फॉर्मूला, अगर इस प्रकार दे sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इंटू वाला पूछे, याद रखेंगे sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है ना, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा होगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन टच होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच होगा। ये हो गया आपका टाइप 3 वाला फॉर्मूला, हम आपको यहाँ पर बताते हैं टाइप 3। इसमें फॉर्मूला जो होता है आपका यहाँ पर एक इस प्रकार का पूछेगा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। याद रखेंगे, जब sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये हो गया। एक नंबर में जोड़ा पेयर लगता है sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, याद रखेंगे। और दूसरा ये होगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा या कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इन दोनों में से, ठीक ना। तीसरा कंडीशन ये होता है कि सेक, यदि पूछे आपसे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा या कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला हम आपको बता दिए। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, इसमें से कोई
इसमें से एक क्वेश्चन को टच होगा और ये इतना में से कोई एक टच होगा, तो आपको क्या करना है, याद रखना है बस जोड़ा पेयर साइन 90 - cos थीटा, अगर cos आया तो फिर cos 90 - sin थीटा। एक आधे एक क्वेश्चन टच होगा। यहाँ पर देखो tan 90 - थीटा cot थीटा या cot 90 - थीटा tan थीटा, फिर sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा। बेसिक और सब बेसिक ऑब्जेक्टिव जानने के लिए थोड़ा सा इस फार्मूला का याद रखेंगे। sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा = b/h होता है और tan थीटा = p/b होता है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, इसको पलट देंगे ये हो जाएगा h/p और ये cos का हो जाता है सेक थीटा, अपोजिट क्या हो जाता है सेक थीटा, इसका होता है h/b और tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, इसका हो जाता है b/p। बस इतना याद रखने से बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी एच बोला जाता है, इसको पी बोला जाता है और पेंडुकुलर, इसको बी बोला जाता है बेस। ठीक, अगर मान के चलिए पी का मान 3 हो गया और एच का मान 5 हो गया, बी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी भुजा तो वर्ग में से छोटी भुजा जो पता होगा उसको निकाल देंगे, वर्ग घटा देंगे। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा। 16 देखेंगे किसका वर्ग है तो बी का मान 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग है ना 16। तो शॉर्ट इसलिए समझा रहे हैं कि समय का बहुत अभाव है, ठीक ना, कल ही आपको एग्जाम पेपर देना है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा = 4/5, साइन थीटा = 4/5, या इस प्रकार से क्वेश्चन ले रहे 4 sin थीटा = 5, तो वही बात है 4 गुना में ना बटा में भेज देंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से देगा। अब बोलेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी बोले या ना बोले, वो बोल सकता है कि साइन थीटा बराबर 4/3 तो cos थीटा tan थीटा का मान निकाले। तो हम यहाँ पर cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा का बात नहीं करते, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद कर देते हैं, आपसे वहाँ पर जो पूछे निकाल देंगे। तो चलिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमको दे दिया, अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, अनुपात निकालें। चलिए देखिए यहाँ पर, तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया उससे चले, साइन थीटा बराबर 4/5 है, बस फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको। साइन थीटा का मान आप देख सकते हैं, साइन थीटा का मान p/h, तो हम यहाँ पर लिख देंगे p/h, यानी आपका p का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, p के मान 4, h का मान 5 हो जाएगा, h के मान 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी साइन थीटा केवल आया, बच क्या गया cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, सब बच गया। तो सबका मान निकालेंगे कब, जब यहाँ पर देख सकते हैं p का मान 4, h का मान 5 है, लेकिन एक चीज हमको पता नहीं b का मान। तब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी छोटी भुजा का वर्ग जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग में से और जो छोटी भुजा पता है उसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, यानी p पता है और हमको b² निकालना, चले b² रख देते हैं यहाँ पर। b का मान दिया ही है, h का मान दिया है, b है ना नहीं था, तो b का मान निकालना है, तो h का मान 5 का वर्ग कर देते हैं और ये p का, तो p का वर्ग 4। चलिए b का स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा और -4 का वर्ग करेंगे 16, तो ये b² बराबर 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये जो है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, √9 जो है 3 का वर्ग है, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी b का मान 3 हो जाएगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं था। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा h, सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 है, छोटी भुजा एक को पता है 4, 4 का वर्ग है 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी b का मान निकल जाएगा 3। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अगर साइन थीटा तो आपको दिया ही है, साइन थीटा का बाद आता है, कोस थीटा का बात करें तो कोस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे b/h होता है, b/h, तो क्यों b का मान भर दो, यहाँ पर तो निकल गया, b का मान 3 और h का मान निकल गया 5, तो कोस थीटा का मान निकल गया। अगर tan थीटा आपसे कोई पूछ रहा है, tan थीटा, तो बस आपको p/b/h हर हाल में पता होना चाहिए। दो को चीज़ पता रहेगा, एक चीज़ पता नहीं रहेगा, तब फॉर्मूला का अनुसार निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल कर मान भर सकते, जैसे tan थीटा p/b, तो tan थीटा बराबर p का मान, आप देख सकते हैं यहाँ पर p का मान 4 है, अब b का मान अभी निकला ना, b का मान 3 हो गया। उसके बाद tan थीटा होगा, उसके बाद आपसे पूछे यहाँ पर sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, तब फार्मूला के अनुसार भर सकते हैं। इस प्रकार से 2 नंबर भी क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, 2 नंबर में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा, याद रखेंगे इस क्वेश्चन।
हाँ, एक बात और, त्रिकोणमिति में पाई का मान, त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री, याद रखेंगे। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। और इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री या बट्टा दे रहा है आपको यहाँ पर कोस 18 डिग्री, तो ऐसा क्वेश्चन जिस हाल में हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा था, सीधा क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति अनुपात में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan इस प्रकार से डिग्री माप वाला, ठीक ना, आपको याद होना चाहिए वो सब। tan π/6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार देगा, tan π/6 का मान कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, पाई का मान 180/6 काटेंगे, इसको 6 18 यानी 30 डिग्री, यानी आपका tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 30 डिग्री का मान अगर आपको याद नहीं है, सब डिग्री वाला मान याद नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में, और पहले बना चुके हैं ये डिग्री माप वाला। तो याद नहीं तो याद करेंगे, ठीक ना, लेकिन निकालने का तरीका हम बता दिए। यहाँ पर पाई का मान 180 भागिए बट्टा में 6 भागिए 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर आपसे यहाँ पर tan π/3 दे दिया, तो tan π/3 आप सोच सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री 3 6 18 यानी 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। इसी प्रकार आप काट दो, tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है तो √3। तो कहने का मतलब हम आपको याद दिला रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आपको याद नहीं है तो जाकर अभी याद कर सकते हैं डिग्री वाला मान, फार्मूला, ठीक ना। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा फार्मूला का बात कर लेते हैं। फार्मूला बेसिकली वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला याद कीजिएगा बेसिक टॉपिक, क्योंकि फार्मूला से 20 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देता है जो फार्मूला पर ही सूट हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 2 नंबर, वृत्त की परिधि 2πr होता है। 3 नंबर, वृत्त की परिधि 2πr। अब बोलेगा वृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि बोले या परिमिति बोले, बात बराबर होता है। अर्धवृत्त की परिधि होता है πr + 2r, जहाँ पर हम लोग r कॉमन कर लेते हैं तो पाई + 2 बच जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये मिले या ये मिले, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप ना, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब 4 नंबर बात करते हैं। ये तो वृत्त का हो गया। अब जैसे हम ये वाला सब फार्मूला आता है गोला का क्षेत्रफल बात करते हैं। फार्मूला का भी बेसिक जो होता है उसका हम बात कर लेते हैं। गोला का क्षेत्रफल बताएंगे, तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, 4πr²। जस्ट इसी का जो होता है लास्ट गोला का क्षेत्रफल होगा ना, इसी को आधा कर दे, आधा गोला यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल तो 4 के आधा कर देंगे बस, 2πr²। अच्छा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अर्धगोला का क्षेत्रफल हो गया। अगर आपसे अब पूछ रहा है कि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr²। ये गोला का आयतन है। अगर इसी प्रकार गोला को बोल देगा अर्धगोला का आयतन, अब बताइए अर्धगोला का आयतन तो 4 है ना, इसको आधा कर देंगे 2/3 πr³। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ होगा। हाँ, 8 नंबर। चलिए ये हो गया, गोला अर्धगोला हो गया। अब आपसे क्वेश्चन वो बहुलक बराबर पूछ दे। बहुलक बराबर फार्मूला आता है l प्लस, बहुलक बराबर फार्मूला तो l प्लस f1 माइनस f0 माइनस f1 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। ये बहुलक का फार्मूला होता है, ठीक। अगर 9 नंबर में आपसे पूछ दे माध्यक बराबर क्या होगा, तो l प्लस n/2 माइनस c बट्टा f होल गुने h। ये माध्यक का फार्मूला है। चलिए 10 नंबर फार्मूला आपसे माध्य बराबर क्या होगा। माध्य बराबर होता है 1 सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये फार्मूला होता है। अब इसी के अलावा 11 एक अलग इस सबका संबंध पूछेगा तीनों का। जैसे हो गया माध्य बहुलक
बहुलक तथा तथा माध्य बहुलक तथा तथा माध्यक 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 के बीच संबंध क्या है? माध्यक के बीच संबंध क्या है? तो ये क्वेश्चन अवश्य करके याद रखेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा माध्य बहुलक तथा माध्यक के बीच संबंध क्या है? माध्य माध्यक बहुलक के बीच संबंध क्या है? तो इस फार्मूला को याद रखेंगे आप। बहुलक लिख देंगे एक बार, बहुलक बहुत इजी से याद अभी हो जाएगा आपको। बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर माध्यक, बहुलक बराबर माध्यक और माध्य। देखिए इस प्रकार आपको समझना है, ठीक ना। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर माइनस दे देते हैं और इसके आगे 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला आपका है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टच होगा। माध्यक बहुलक से ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। माध्यक बहुलक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? जैसे माध्य में दे दिया, ठीक ना, माध्य में ही दे देगा, बोलेगा 1 2 3 4 5 में माध्य ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ते चल जाएंगे लाइन से, ठीक ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और गिन लेंगे अंक का 1 2 3 4 5 तक, यानी 5 टोटल 5 दे देंगे। इसको जोड़ देंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बचा 5, डिवाइड करेंगे क्या देगा 3। तो इस प्रकार से माध्य का ऑब्जेक्टिव पूछता है। दूसरा टाइप ये पूछता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान, पूर्ण संख्याओं का मान, ठीक ना। माध्य अपना समझ जाएंगे, लिखने में टाइम लग रहा है तो हमको इसको बताना है। प्रथम 5 पूर्ण, सबसे पहले देखो 5 को बोला ना, इसको हटा दो। पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 5 गो तक। 0 तो एगो हो गया, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4, 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया। माध्य संख्या निकालना है, तब अंक 5 गो दिया था, 5 गो बोला था ना, तो बटा में 5 दे देते हैं, जो इसको 0 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी 10 बटा 5। इस प्रकार से दे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से टच कर सकते हो, ठीक ना। अब हम बात करते चलिए अब हम बात करते हैं माध्यक का। माध्य पर तो जानेंगे, ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग माध्य क्या होगा, सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो जिस प्रकार हमने निकाल लिया, बस आपको पता होना चाहिए, सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या निकाल लेंगे। माध्य निकालने का तरीका बता दिए। अब आते हैं माध्यक पर। माध्यक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं 2, 3, 5, 6, 1, 3 में माध्य ज्ञात करें। बोल रहा है माध्य ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, छोटा अंक 1 है, 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब कंफ्यूजन पड़ सकते, 3 तो 2 को क्या करें, 1 एगो लिखना है, चाहे जो है वो 3 एगो हो गया। अब उसके बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है तो 6 लिख देंगे। इसमें बोला माध्यक, यानी माध्यक ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 गो, यानी विषम संख्या के एक शब्द अलग होता है। विषम यानी विषम पड़ रहा है, देखिए गिनती 1 2 3 4 5 विषम हो रहा है, तो 2 को इधर छटका देंगे और 2 को इधर छटका देंगे। ये 3 जो है आपका माध्यक निकल गया, माध्यक ये हो गया माध्यक का मान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आप चूज कर सकते हो 4 ऑप्शन में से, ठीक है। माध्यक, अब जैसे यहाँ पर मान के चलिए 6 के बाद अगर 7 होता है, सम संख्या के लिए भी जान जाए, अगर मान के चलिए 7 हो गया तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सम संख्या के लिए एक शर्त होता है। विषम संख्या के लिए तो शर्त बता दिए, जोड़ा पेयर इधर छटका देंगे, इधर छटका देंगे, बीच में जो मान होगा माध्यक निकल जाएगा। लेकिन सम संख्या होगा तो क्या करेंगे, सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि वह सही बढ़ते क्रम में सजाएंगे, जैसे सजाए हैं। तो 3 गो क्या करेंगे, 2 गो अंक इधर छटका देंगे, 2 गो अंक इधर छटकेंगे। अगर 3 3 छटकाते हैं तो एक बचेगा नहीं। सम संख्या के लिए यही होता है, क्या करते हैं, 2 इधर, अब बीच में जो 2 अंक बच जाता है, 2 अंक, बीच का 2 अंक छोड़ करके इधर वाला साइड छटका देते हैं, इधर वाला साइड छटका देते हैं। और बीच में जो 2 अंक बच जाता है उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 + 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 3 7 बटा 2, या तो दशमलव में दिया होगा या तो वही दिया होगा। माध्यक निकालने का तरीका है। वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत अच्छा से इसको रिवाइज करें और समझें।